अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक। ये सर मोहम्मद महाद अली सका। और आज के सेशन के अंदर हम लोग सोल ट्रेडर को ही प्रोसीड करेंगे। लास्ट सेशन के अंदर हमने इनकम स्टेटमेंट डिस्कस करी थी विदाउट एडिशनल इंफॉर्मेशन। जो फंडामेंटल्स हैं इसके सिर्फ वही अभी कवर अप कर रहे हैं। इनकम स्टेटमेंट को हमने डिस्कस किया था, उसका फॉर्मेट हमने देखा था, ये रहा। और हमने ये भी डिस्कस किया था बेटा कि इनकम स्टेटमेंट के दो सेक्शंस होते हैं। एक ट्रेडिंग सेक्शन होता है और एक प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन आपके पास होता है। सेल से लेके ग्रॉस प्रॉफिट तक जो हम बनाते हैं वो ट्रेडिंग सेक्शन कहलाया जाता है। अगर एग्जामिनर आपको कहता है कि बेटा सेल्स से लेके ग्रॉस प्रॉफिट तक का सेक्शन क्या कहलाया जाता है तो वो ट्रेडिंग सेक्शन है। या अगर वो कहे कि ट्रेडिंग सेक्शन प्रिपेयर करो तो बेटा आप यहां से लेके सेल से लेके ग्रॉस प्रॉफिट तक की कहानी उसको दिखा देंगे। इसके नंबर आपको मिल जाएंगे। आज जो चीज हम डिस्कस करने लगे हैं वो है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको हम बैलेंस शीट भी कहते हैं। तो इसका तरीकेकार आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, याद रहे कि ये फाइनल अकाउंट्स है और ये साल के आखिर में बनाई जाती है। और साल का आखिर मैंने आपको बता दिया था कि किस तरीके से होता है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपके पास यहाँ पे आप सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स अपनी किस स्टेटमेंट के अंदर शो करोगे। नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो एक साल से ज्यादा बिजनेस को बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, जिनकी लाइफ एक साल से ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल ऑफिस फिक्चर्स, इक्विपमेंट्स, these are the examples of non-current assets. Whenever any business is purchasing or acquiring these non-current assets, they have to pay some cost obviously. वो कॉस्ट एक ऑफिस फिक्सचर की 70,000 लिखी हुई है और इक्विपमेंट की 80,000 लिखी हुई है। Now, there is a concept in accounting whenever you are purchasing any non-current asset, वो डेप्रिशिएट होता है। डेप्रिशिएट होता है वक्त के साथ साथ, अपनी वैल्यू उसकी कम होती रहती है, वो अपनी वैल्यू को लूज करता रहता है। तो यहाँ पे आपके पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का कॉलम आएगा। डेप्रिसिएशन के ओ लेवल्स ए लेवल्स के अंदर तीन फॉर्मूले आते हैं। उन तीन फार्मूलाज को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जब डेप्रिसिएशन का टॉपिक डिस्कस कर रहे होंगे। तो किस उस तरीके से हमारे पास 15,000 10,000 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होके आ गई। इनकी पॉलिसीज आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर एग्जामिनर बताएगा कि डेप्रिसिएशन कौन सी पॉलिसी के तहत आपने कैलकुलेट करनी है। ये वैल्यू में कमी आ रही है, जब वैल्यू में कमी आ रही है तो ऑब्वियसली ये माइनस हो जाती है। 55,000 70,000 आपके पास नेटबुक वैल्यू आ गई। मैंने कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करी, मेरे पास नेटबुक वैल्यू आ गया। नेटबुक वैल्यू को मैंने टोटल किया, 1,25,000 मेरे पास यहाँ लिखे हुए। नॉन करंट एसेट्स का यहाँ पे खाता खत्म हुआ। नॉन करंट एसेट्स के लिए मैंने क्या किया, कॉस्ट कितने की थी, डेप्रिसिएशन और नेटबुक वैल्यू, ये तीन चीजें कंसीडर करेंगे जस्ट फॉर नॉन करंट एसेट्स। जब नॉन करंट एसेट्स बच्चा लिख लेगा तो उसके बाद वो जाएगा करंट एसेट्स की साइड पे। करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जो एक साल के अंदर अंदर आपको बेनिफिट्स देके वाइंड अप हो जाते हैं। याद रहे, एसेट्स वो चीजें हैं जो आपकी अथॉरिटी, आपकी कस्टडी और आपकी ओनरशिप को रिप्रेजेंट करती हैं, आपकी ओनरशिप के अंदर होती हैं, वो एसेट्स होते हैं। इनकी नेचर डाइवर्ट होती है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री, आप लिक्विडिटी का एक कॉन्सेप्ट अपने जहन में रखेंगे तो क्लोजिंग इन्वेंट्री सबसे पहले लिखी जाएगी। ट्रेड रिसीवेबल्स आपके पास लिखे जाएंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स में से बैड डेट माइनस होते हैं, माइनस करवा दिया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपके पास आते हैं 1,000 रुपए के, वो कैलकुलेट होके आएंगे आपके पास। प्रीपेड एक्सपेंस अगर सवाल में दिए हुए वो लिखो, अक्रूड इनकम अगर दी हुई है तो वो लिखो। इन सबको आप इस कॉलम में भी लिख सकते हैं और आप बेटा सेकंड कॉलम में भी लिख सकते हैं। ये मत सोचो कि सर आपने ये सारी वैल्यूज कॉस्ट के कॉलम में क्यों लिखी हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के कॉलम में क्यों नहीं लिखी, या नेट बुक वैल्यू के कॉलम में क्यों नहीं लिखी। तो ये टोटली गलत है।
these are the columns, just columns for other headings other than non-current assets. ये जो तीन हेडिंग्स हैं कॉस्ट की, डेप्रिसिएशन की और नेट बुक वैल्यू की, वो सिर्फ इस नॉन करंट एसेट के लिए है। बाकी हेडिंग्स के लिए दे आर जस्ट कॉलम्स। उसको फिर हम यहाँ पे इग्नोर करेंगे, हमें नहीं पता यहाँ कुछ लिखा हुआ है, जस्ट कॉलम्स। तो आपकी मर्जी है, फर्स्ट कॉलम में लिखो, आप सेकंड में लिखो, थर्ड में नहीं लिखना भाई, थर्ड में टोटल जाएगा। एसेट्स का टोटल किया बेटा 1,15,000 रुपये आ गए। इन दोनों हेडिंग्स को बेटा प्लस करो, जब प्लस करोगे तो आके बाद टोटल एसेट्स आ जाएंगे 2,40,000 के। फिर आपके पास यहाँ पे कैपिटल की हेडिंग आएगी। कैपिटल की हेडिंग के अंदर तुमने ओपनिंग के बैलेंस दिया हुआ होगा, ओपनिंग कैपिटल लिखा हुआ होगा, साल के आगाज में कितनी इन्वेस्टमेंट तुमने करी है, 30,000 की। फिर प्रॉफिट, प्रॉफिट कहाँ से आएगा सर, ये इनकम स्टेटमेंट से आएगा जो हमने यहाँ बनाई थी। उसी का प्रॉफिट आप बेटा यहाँ पे इनपुट करोगे 1,08,400 का, और ड्राइंग्स फिर आपके पास माइनस हो जाएंगी, क्योंकि ड्राइंग्स क्या है, जो ओनर पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से सामान लेके जाएगा। 1,28,000 यहाँ लिख दिया। इसको एसेट्स में ऐड नहीं करवाते। क्यों नहीं करवाते, उसकी छोटी सी इक्वेशन है, ये मैं आपको फॉर्मूला बता दूं, फिर इक्वेशन की बात कर लेते हैं। कैपिटल के बाद बेटा फिर नॉन करंट लायबिलिटीज आएंगी, कि वो उधार है, लायबिलिटी उधार को कहते हैं। ये वो उधार है जो 1 साल बाद पे करने हैं बिजनेस ने। बैंक का लोन, बैंक से अगर लोन लिया हुआ होगा, वो कुछ परसेंटेज चार्ज करेगा इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। तो ये जो यहाँ पे तुम्हारे परसेंटेजेस लिखी हुई होंगी वेरी करेगी, कहीं पे 6% लिखा होगा, कहीं 5% लिखा हुआ होगा, 20% लिखा हुआ होगा, 10% लिखा हुआ होगा, ये इंटरेस्ट को शो करती है। तो जो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट है, मतलब जितने का लोन आपने लिया है वो शो होगा, इंटरेस्ट यहाँ शो नहीं होता। इंटरेस्ट हम इनकम स्टेटमेंट में शो कर चुके हैं। फिर बेटा आपकी अगली हेडिंग आएगी करंट एसेट्स की। करंट एसेट्स के अंदर ये वो, सॉरी, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज वो उधार है जो 1 साल के अंदर पे करने हैं आपने। ये वो पैसे हैं जो 1 साल के अंदर पेमेंट करनी है। तो ये ट्रेड पेबल्स हैं, अदर पेबल्स आ सकते हैं जिसके अंदर आप एक्सपेंस अगर अक्रूड दिए हुए हैं या इनकम आपके पास प्रीपेड है, वो चीजें यहाँ पे जाएंगी। टोटल लायबिलिटीज आपके पास आ जाएंगी कितनी। अब क्या करना है, टोटल लायबिलिटीज एंड कैपिटल, टोटल लायबिलिटीज एंड कैपिटल सर कैसे आएगा, आप इन तीनों को ऐड कर दोगे। 128,000 प्लस 80,000 प्लस 31,600। ये 31,600 बेटा यहाँ से टोटल करने से आया है। मेरी बैलेंस शीट बैलेंस हो गई। इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, वो भी अब अभी तक डिस्कस नहीं करी। अच्छा, ये जो आपकी पास बैलेंस शीट है या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, ये एक कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है और एक इक्वेशन को फॉलो करती है। सर कौन सा इक्वेशन है आपके पास, कि एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो आप देखो बच्चों, मैंने पहले दोनों एसेट्स को प्लस किया, ये एसेट्स हो गए। एसेट्स किसके बराबर होंगे, एसेट्स बराबर होंगे बेटा कैपिटल और लाइबिलिटी के। फिर मैंने कैपिटल की हेडिंग लगाई, कैपिटल के कंपोनेंट्स लिखे। मेरे पास 128,000 कैपिटल का टोटल आ गया, क्लोजिंग कैपिटल आ गया मेरे पास, कि बेसिकली क्लोजिंग कैपिटल है। फिर मैंने दोनों टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज को यहाँ पे हाईलाइट किया और इनको भी टोटल कर दिया। मुझे इक्वेशन का कह रही है कि आई हैव टू ऐड कैपिटल एंड लाइबिलिटी एंड दे शुड बी इक्वल टू एसेट्स। तो यहाँ आप देख लीजिए कि 128,000 प्लस 80,000 प्लस 31,600, मेरे पास 2,40,000 इधर भी आ गया, 2,40,000 इधर भी आ गया। मेरी बैलेंस शीट बैलेंस हो गई। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट बैलेंस शीट का था, होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है।